वेलकम टू स्टडी गो विजीनत। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं सीपीसी में प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक के प्रोविजन में, यानी कि सिविल सूट कौन से कोर्ट में डलेगा, सिविल सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन कौन सी कोर्ट रखती है, ये बताया गया है इन सेक्शंस में। इसी तरीके से चैप्टर 13 है सीआरपीसी में, जो बताता है कि किसी ऑफेंस की इंक्वायरी, ट्रायल या किसी ऑफेंस के संबंध में अदर प्रोसीडिंग्स जो है वो करने का जुरिस्डिक्शन आखिर किस क्रिमिनल कोर्ट को होगा, ये बता रखा है इस चैप्टर में। और इससे संबंधित चैप्टर में सेक्शन 177 से लेकर 189 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 31 ये कुछ चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 13 के माने जाते हैं एक्सेप्शंस। वहीं इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये वाला चैप्टर आपको देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 14 के रूप में, और इसमें है प्रोविजन सेक्शन 197 से लेकर 209 तक। यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 177 की जगह यहां पर दे रखा 197, 178 की जगह 198, 179 की जगह 199, 180 की जगह 200, 181 की जगह 201। और यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर आपको सबसेक्शन 1 में सेक्शन 181 में लिखा हुआ दिखेगा एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ ठग और मर्डर कमिटेड बाय ठग। ये चीज यहां से हटा दी गई है नए वाले में। सेक्शन 182 की जगह यहां पर आपको मिलेगा सेक्शन 202, जिसमें एक नई चीज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये टर्म ऐड की गई है। और सबसेक्शन 2 में जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 मेंशन है ना, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 वाले बिल में सेक्शन 81 देखने को मिलेगा आपको, जिसमें ये दोनों ही सेक्शन में जो पनिशेबल ऑफेंस हैं वो एक ही सेक्शन में डाल दिए गए हैं, सेक्शन 81 में। तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन 81 आपको लिखा हुआ दिखेगा। सेक्शन 183 सीआरपीसी की जगह सेक्शन 203 मिलेगा यहाँ पे। सेक्शन 184 की जगह सेक्शन 204, सेक्शन 185 की जगह 205, सेक्शन 186 की जगह सेक्शन 206, सेक्शन 187 की जगह सेक्शन 207, सेक्शन 189 की जगह सेक्शन 208। और 208 में थोड़ी सी ये नई चीज है जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या ये यहाँ पर ये लिखना चाह रहे थे वेयर एनी दैट पर्टिकुलर शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, ऑफेंस इन रजिस्टर्ड इन इंडिया, इसका सेंस क्या है नहीं पता चल रहा। सेक्शन 189 की जगह सेक्शन 209, जिसमें ये नई चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, वो भी तब जब 2023 वाला बिल बन जाएगा एक्ट। बाकी आज के वीडियो में हम सीआरपीसी के सेक्शन 177 से लेकर 189 के प्रोविजन ही अब कवर करेंगे। जो चेंजेस मैंने आपको यहाँ पे बताए वो तब आपको समझ में आ जाएंगे जब वो प्रोविजंस आपको समझ में आ जाएंगे जो पुराने वाले हैं। तो जब आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, तो एक बार जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चेंजेस वाली बात बताई, इसको आप फिर से स्क्रॉल कर लेना। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगता है। जब पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हो ना, उसके बाद कमेंट ज़रूर करा करो, कुछ भी लिखा करो लेकिन कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल है, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेस करना है तो आप या तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चैप्टर 13 में जो भी हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दी गई कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर सिर्फ इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं की जाएगी कि उस पर्टिकुलर क्रिमिनल कोर्ट को तो जिस भी पर्टिकुलर मामले में उसने ये फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर वगैरह दिया है, उस मामले की इंक्वायरी करने का, ट्रायल करने का या उस मामले से संबंधित कोई अदर प्रोसीडिंग करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। यानी कि लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन यहाँ पर फाइंडिंग को, सेंटेंस को या ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने का वैलिड रीजन नहीं होगा जब तक कि उस वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो। ये कहा गया है सीआरपीसी के सेक्शन 462 में। तो अब डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 13 के ये सेक्शंस। तो सबसे पहले सेक्शन 177 में जनरल रूल दिया गया है ये कि हर एक ऑफेंस की इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए ऑर्डिनरी प्लेस वो कोर्ट होगी जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि जुरिस्डिक्शन डिटरमिन होता है बाय लोकेलिटी। ये कहा गया था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। और इसके अलावा कुछ अदर एट्रीब्यूट होते हैं ऑफेंडर के, उनसे भी डिटरमिन होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर कमिट हुआ है देहरादून में, तो यहाँ पर इस ऑफेंस की इंक्वायरी एंड ट्रायल करने के लिए ऑर्डिनरी प्लेस
कौन सी क्रिमिनल कोर्ट होगी? देहरादून की क्रिमिनल कोर्ट होगी ना, क्योंकि सेक्शन 177 का जनरल रूल यही चीज कहता है कि बेसिकली होता यह है कि जिस क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है वही कोर्ट मानी जाएगी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो जो जनरल रूल दिया गया है सेक्शन 177 में कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल वो पर्टिकुलर कोर्ट होगी जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, क्या इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं? ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। तो इस जनरल रूल के एक्सेप्शन दिए गए हैं चैप्टर नंबर 13 में ही, सेक्शन 178 से लेकर 184 तक के प्रोविजन में एंड सेक्शन 188 में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले सेक्शन 178 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, लाइक जैसे कि सेवरल कोर्ट हैं XYZ, पता ही नहीं चल रहा है कि इन तीनों में से किसके लोकल एरिया में ऑफेंस कमिट हुआ है, ये चीज अनसर्टेन है। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या किया जा सकता है, इन तीनों में से किसी भी कोर्ट में उस ऑफेंस की इंक्वायरी एंड ट्रायल वगैरह किया जा सकता है। क्लोज भी ये कह रहा है कि अगर होता यह है कि कोई ऑफेंस पार्टली किसी कोर्ट के लोकल एरिया में होता है और पार्टली किसी दूसरे कोर्ट के लोकल एरिया में होता है, तो अब क्या करें? आधा तो इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ है, ये आधा इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुआ है ये कमिट, अब क्या करें? तो इन दोनों में से कोई भी कोर्ट उस पर्टिकुलर ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती है, उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि हमने करनी है करेंसी नोट की काउंटरफिटिंग, और उस काउंटरफिटिंग वाले ऑफेंस को करने के लिए हम दो चीजें करते हैं। क्या क्या? जो कागज नकली नोट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं उस कागज को हम बना रहे हैं कहाँ पे? हरिद्वार में। और उस कागज पर नकली नोट की प्रिंटिंग कर रहे हैं हम कहाँ पे? देहरादून में। तो इस ऑफेंस का जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो हरिद्वार या फिर देहरादून, इन दोनों में से कोई भी क्रिमिनल कोर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर होता यह है कि ऑफेंस कंटिन्यूइंग नेचर का है, कंटिन्यूइंग नेचर के ऑफेंस होते हैं जैसे कि किडनैपिंग हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हो गए, और वो ऑफेंस कंटिन्यूअसली कमिट होता है एक से ज्यादा कोर्ट के लोकल एरियाज में, तो जितने भी कोर्ट के लोकल एरिया में वो कंटिन्यू रहा उनमें से कोई भी कोर्ट उसको ट्राई कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स को देहरादून से किडनैप किया गया, देहरादून से किडनैप करके ले जाया गया हरिद्वार, और हरिद्वार से चमोली ले गए उसे, और फिर पौड़ी में फिरौती लेके उसे छोड़ा गया। तो ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू रहा, तो यहाँ पर इस ऑफेंस को इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट की क्रिमिनल कोर्ट ट्राई कर सकती है, इंक्वायर कर सकती है। क्लोज ये कह रहा है कि अगर ऑफेंस कंसिस्ट कर रहा है सेवरल एक्ट और वो सेवरल एक्ट किए गए हैं डिफरेंट कोर्ट के लोकल एरियाज में, तो उनमें से किसी भी लोकल एरिया की कोर्ट उसको ट्राई कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल जो वाई है वो ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या हुआ होगा वाई के साथ जो वो ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है? तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। हुआ ये कि एक्स ने वाई के ऊपर हमला किया था देहरादून में। क्यों किया था ये नहीं पता हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स ने वाई के ऊपर हमला किया देहरादून में, खूब मारा उसे, बट इतना भी नहीं मारा था, ठीक ठाक था वाई, थोड़ा बहुत मारा, और वाई एक्स के चंगुल से बच के निकल गया हरिद्वार। एक्स ने वाई का पीछा किया और वो भी पहुंच गया हरिद्वार, और हरिद्वार में डंडों से मारा वाई को एक्स ने, खूब मारा। इतने में कुछ लोग आ गए और एक्स वहां से भाग गया और वाई बच गया, लेकिन वाई जो था वो काफी घायल हो चुका था। तो कुछ लोग उसे ले जा लेते हैं तुरंत ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में। अब जो एक्स है वो यहां भी पहुंच गया, यहां पर वाई बेड पर पड़ा है और एक्स उसका गला दबाने की कोशिश करता है। इतने में कोई नर्स वर्स आ जाती है और वो उसको देख लेती है और यहाँ पे एक्स पकड़ा जाता है। तो एक्स ने अल्टीमेटली वाई का मर्डर करने की कोशिश की, और ये कोशिश उसकी स्टार्ट हो गई थी देहरादून से, जो कहाँ तक चली? ऋषिकेश तक चली। तो यहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तीनों में से किसी की भी क्रिमिनल कोर्ट इस अटेम्प्ट टू मर्डर की इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर सकते हैं। ऑलराइट।
सेक्शन 179 कहता है ये कि अगर कोई ऑफेंस इस तरीके से कमिट हुआ कि उसको कमिट करने के लिए कोई एक्ट किया गया था और वो एक्ट मान लो एक्स कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में किया गया और उस एक्ट का इम्पैक्ट, कंसिक्वेंस, इफेक्ट कहां पर हुआ? वाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। तो यहां पे ये दोनों में से कोई भी एक कोर्ट कर सकती है इस ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई के ऊपर गोली चलाई देहरादून में, तो एक्ट कहां पे कमिट हुआ है? देहरादून में। और वाई की डेथ हुई है इस एक्ट की वजह से कहां पे? हरिद्वार में। तो कंसिक्वेंस कहां पर हुआ उस एक्ट का? हरिद्वार में। तो यहां पर देहरादून या फिर हरिद्वार, इन दोनों में से किसी भी जगह की कोर्ट इस ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती है, ट्रायल कर सकती है। और ये सेक्शन तब भी अप्लाई होता है अगर होता यह है कि क्राइम कमिट करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो की गई थी कहां? किसी पर्टिकुलर स्टेट में, मान लो उत्तराखंड में। मान लो ये हुआ कि उत्तराखंड में एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई और उसका कंसिक्वेंस निकला किसी दूसरे स्टेट में, मान लो यूपी के हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरठ में, तो मेरठ में जाके मरा वो व्यक्ति। तो यहाँ पे उत्तराखंड की या फिर उत्तर प्रदेश की कोई भी क्रिमिनल कोर्ट कर सकती है इस ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल। ऑलराइट, ये कहा गया था एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस ब्रिजेश सिंह 2017 के केस में। सेक्शन 180 में ये कहा गया है कि अगर कोई एक्ट, जिसको हम बोलेंगे अब से एक्ट ए, अगर कोई एक्ट ऑफेंस है, क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन किसी अदर एक्ट से है, जिसको हम कहेंगे एक्ट बी, किसी अदर ऐसे एक्ट से जो अपने आप में एक ऑफेंस है, जो खुद एक ऑफेंस है, या फिर अगर ऑफेंस को कमिट करने के लिए कैपेबल व्यक्ति के द्वारा वो किया जाता तब वो एक ऑफेंस होता। तो अगर एक्ट ए देहरादून में कमिट किया गया है और एक्ट बी हरिद्वार में कमिट किया गया है, तो यहां पर या तो देहरादून की कोर्ट या फिर हरिद्वार की कोर्ट क्या कर सकती है? इस ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, मान के ये कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी को अबैट किया कि बी क्या करे? जेड का मर्डर करे, और ये अबैटमेंट हुआ है कहां पर? देहरादून में। जेड का मर्डर किया बी ने अबैटमेंट की वजह से, कहां जाके? हरिद्वार में। तो अब ये जो अबैटमेंट का ऑफेंस है, इसकी इंक्वायरी या ट्रायल या तो देहरादून में हो सकता है या फिर हरिद्वार में। सेक्शन 181 में कुछ ऑफेंसेस के लिए स्पेशली बताया है कि ये पर्टिकुलर कोर्ट होगी प्लेस ऑफ ट्रायल या इंक्वायरी। जैसे कि सबसे पहले सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर ऑफेंस है ठग वाला, या फिर जो ठग होते हैं उन्होंने मर्डर कमिट किया है। ठग वाला जो ऑफेंस है वो सेक्शन 310 में बताया गया, उसका पनिशमेंट 311 में दिया गया है। या फिर डिकॉइटी वाला ऑफेंस है जो डिफाइन है सेक्शन 391 में, जिसका पनिशमेंट 395 में दे रखा है आईपीसी में। या फिर डिकॉइटी विद मर्डर वाला ऑफेंस कमिट किया गया है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 396। या फिर कोई व्यक्ति बिलोंग करता है गैंग ऑफ डिकॉइट से, जो कि अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 400 ऑफ आईपीसी के तहत। या फिर कोई स्केप किया है कस्टडी से। तो इनमें से कोई सा भी अगर ऑफेंस कमिट हुआ है जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ है, या तो वो कोर्ट इस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, या फिर जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस करने वाला एक्यूज पाया गया है वो कोर्ट इस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आशा डिकॉइटी विद मर्डर वाला ऑफेंस कमिट करती है देहरादून में और वहां से भाग के वो पहुंच जाती है हरिद्वार, हरिद्वार से उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ऑफेंस तो उसने कमिट किया देहरादून में, पाई गई कहां पे? हरिद्वार में। तो यहाँ पे या तो देहरादून या फिर हरिद्वार, इन दोनों में से कहीं की भी क्रिमिनल कोर्ट आशा को इस ऑफेंस के लिए ट्राई कर सकती है, इस ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर ऑफेंस है किडनैपिंग या अबडक्शन का, तो जहां पर जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में किडनैपिंग हुई, अबडक्शन हुआ, जहां पर किडनैप किए गए या अबडक्ट किए गए व्यक्ति को कन्वे किया गया, या फिर जहां पर कंसील करके रखा गया, या फिर जहां पर डिटेन किया गया, तो इनमें से जिस भी कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में इनमें से कोई सी भी चीज की गई है, उनमें से कोई सी भी कोर्ट इस ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल वगैरह कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर गर्ल को किडनैप करके देहरादून से ले जाया जाता है कहां पर? हरिद्वार में, और उसको डिटेन करके रखा जाता है उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे या तो देहरादून की क्रिमिनल कोर्ट, या फिर हरिद्वार की क्रिमिनल कोर्ट, या फिर उत्तरकाशी की क्रिमिनल कोर्ट, इन तीनों में से कहीं की भी क्रिमिनल कोर्ट इस ऑफेंस की
इंक्वायरी कर सकते हैं, इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि थेफ्ट, एक्सटोर्शन या फिर रॉबरी, इन तीनों में से कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है तो इस तरह के ऑफेंस की इंक्वायरी ट्रायल करने का जुरिसडिक्शन उस कोर्ट को होता है जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर ऐसे ऑफेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है स्टोलन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पजेस करके रखी गई है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो पजेस करके रखी गई है ऑफेंस को कमिट करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ऐसी प्रॉपर्टी को रिसीव किया है या रिटेन किया है ये जानते हुए या इस चीज का रीजन टू बिलीव रखते हुए कि ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी है। सबसेक्शन 4 सिंपल सी बात कहता है ये कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों में से कोई भी अगर ऑफेंस के बारे में पूछा जाए कि कौन सी कोर्ट को जुरिसडिक्शन होगा, तो सिंपल सी बात है जहां पर ये ऑफेंस कमिट हुए हैं, जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में ये ऑफेंस कमिट हुए हैं, वो कोर्ट कर सकती है इनके इंक्वायरी या फिर ट्रायल, या फिर वो कोर्ट कर सकती है जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में ऐसे ऑफेंस का जो सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी, उसका कोई भी पार्ट रिसीव किया गया है, रिटेन किया गया है, रिटर्न किया जाना रिक्वायर किया गया है या अकाउंट उसका दिया जाना रिक्वायर किया गया है बाय द एक्यूज। तो यानी कि जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में ये ऑफेंस कमिट हुआ है ये कोर्ट ट्राई कर सकती है, या फिर जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में ये चीजें हुई हैं वो कोर्ट ट्राई कर सकती है ऐसे ऑफेंस को। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन इंक्लूड है, जैसे कि हमने थेफ्ट वाला ऑफेंस पढ़ा, हमने पढ़ा रॉबरी वाला पढ़ा, तो उनका तो हमने ऊपर बात कर ली। इनके अलावा अगर कोई और ऑफेंस है जिनमें भाई पोजेशन इंक्लूड है स्टोलन प्रॉपर्टी का, तो भाई ऐसे ऑफेंस को वो कोर्ट ट्राई कर सकती है जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर वो कोर्ट ट्राई कर सकती है जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में स्टोलन प्रॉपर्टी पोजेस की गई है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसने उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है या रिटेन किया है जानते हुए या ये रीजन टू बिलीव करते हुए या ये रीजन टू बिलीव रखते हुए कि वो तो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आपका होता है सेक्शन 181 कंप्लीट। सेक्शन 182 में बताया गया है कि लेटर्स के थ्रू जो ऑफेंस कमिट किए जाते हैं उनका प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा, और बाइगैमी वाला जो ऑफेंस होता है उसके लिए प्लेस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस है ऐसा जिसमें चीटिंग किया जा रहा है और जो डिसेप्शन किया जा रहा है ना वो लेटर्स के थ्रू किया जा रहा है या टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू किया जा रहा है, तो तब ऐसे ऑफेंस के मामलों में इंक्वायरी या ट्रायल करने का जुरिसडिक्शन उस कोर्ट को होगा जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में इस तरह के लेटर्स या मैसेजेस वगैरह भेजे गए, या फिर उस कोर्ट को होगा जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में इस तरह के लेटर्स या फिर मैसेज रिसीव किए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईमेल के जरिए ऐसी चीजें होती हैं तो जहां से ईमेल भेजा गया, जहां पर रिसीव हुआ, इन दोनों में से कहीं की भी क्रिमिनल कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर सकती है। और आगे कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस है चीटिंग का और डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया गया है प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, तो इस तरह के ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल उस कोर्ट के द्वारा की जा सकती है जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में धोखे में डाले गए व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी डिलीवर की गई, या फिर उस कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी या ट्रायल की जा सकती है ऐसे ऑफेंस में जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में एक्यूज के द्वारा प्रॉपर्टी रिसीव की गई। सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि जो ऑफेंस 494 या 495 ऑफ आईपीसी में पनिशेबल है, यानी कि अल्टीमेटली बात करें बाइगेमी के ऑफेंस की, तो ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल वो कोर्ट करेगी जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन में या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर जो ऑफेंडर है बाइगेमी कमिट करने वाला, मान लो मैंने एक दूसरे आदमी से शादी कर लिया और मेरा पति जिससे मेरी पहली शादी हुई थी, तो जहां पर मैं अपने पति के साथ लास्ट टाइम रिसाइड की वो कोर्ट इस ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर सकती है, या फिर जहां पर फर्स्ट मैरिज वाली जो वाइफ है उसने ऐसे ऑफेंस के बाद परमानेंट रेजिडेंस ले लिया, तो इन तीनों में से कहीं की भी क्रिमिनल कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर सकती है। सेक्शन 183 बात करता है यात्रा के दौरान कमिट किए गए ऑफेंस के प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल की, यानी कि कह रहे हैं कि अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है जर्नी के दौरान या फिर वोयाज के दौरान, जल यात्रा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वोयाज में आप इंक्लूड नहीं करेंगे हाई सी पर जो यात्रा की जाती है उसको हटा के, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि अगर ऑफेंस कमिट हुआ है जर्नी के दौरान या फिर जल यात्रा के दौरान, तो जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया या जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ या जिस भी चीज के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ, इनमें से कोई भी जो है वो इस यात्रा के दौरान जिस जिस कोर्ट के लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन से गुजरे हैं, उनमें से कोई भी कोर्ट ऐसे ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आशा देहरादून से ट्रेन पकड़ती है। अब देहरादून रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू करती है, तभी कुछ पैसेंजर्स आके आशा को पीटने लगते हैं। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो वो पैसेंजर्स उतर के भाग जाते हैं। तो देहरादून से लेकर हरिद्वार तक जो भी क्रिमिनल कोड पड़े, उनमें से कोई भी क्रिमिनल कोड इस ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं। यहां तक कि देहरादून या फिर हरिद्वार, इन दोनों में से किसी के भी क्रिमिनल कोड भी कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जो क्रिमिनल कोड पड़े, उनमें से कोई भी क्रिमिनल कोड कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गई ना मतलब ये बात। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो होता यह है कि ए नाम का एक व्यक्ति है जो देहरादून से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसमें ट्रेवल करता है, और ट्रेवलिंग के दौरान वो चोरी करता है देहरादून से मेरठ के बीच में, देहरादून रेलवे स्टेशन से मेरठ रेलवे स्टेशन के बीच में वो चोरी का ऑफेंस करता है और मेरठ रेलवे स्टेशन में वो उतर जाता है। तो यहाँ पे देहरादून से मेरठ तक का जो रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में जो जो यहां से लेके यहां तक जो भी मतलब क्रिमिनल कोर्ट पड़ी, उनमें से कोई भी क्रिमिनल कोर्ट इस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, इस ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती है। ऑलराइट, बट अगर होता यह है कि जिन लोगों के अगेंस्ट ये थेफ्ट का ऑफेंस ए ने किया है वो लोग दिल्ली तक ट्रेवल करते हैं, तो तब देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो भी क्रिमिनल कोर्ट पड़ी हैं, उनमें से कोई भी क्रिमिनल कोर्ट इस ऑफेंस की इंक्वायरी या इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकती हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी एक आप ये केस देख लेना, रिपब्लिक ऑफ इटली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। इस केस में यही कहा गया था कि जर्नी या वोयाज, ये जो वर्ड यूज हुआ है इसमें इंक्लूड नहीं है हाई सीज पर जो वोयाज किया जाता है वो, और ना ही फॉरेन टेरिटरी में अगर यात्रा की जा रही है वो। अब सेक्शन 184 में देखो बताया गया है ये कि अगर कुछ ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जा सकता है, तो एक साथ ट्रायल उनका कौन सी कोर्ट करेगी, कौन सी कोर्ट उनकी इंक्वायरी करेगी। अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको एक साथ ट्राई किया जा सकता है, तो एक साथ ट्राई उन ऑफेंसेस का करेगी कौन सी कोर्ट। तो यही बता रहे हैं सेक्शन 184 में। कह रहे हैं कि अगर देखो चीज यह है कि किसी एक पर्सन ने सेवरल ऑफेंसेस कमिट किए हैं और उन सेवरल ऑफेंसेस का एक साथ उसके ऊपर चार्ज लगा के एक ही ट्रायल में उसको ट्राई किया जा सकता है। इन प्रोविजंस की वजह से, सीआरपीसी में जो प्रोविजंस मेंशन है ना, इन प्रोविजंस की वजह से, या फिर सेवरल पर्संस ने कमिट किया है कोई ऑफेंस या कुछ ऑफेंसेस जिनको सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी की वजह से एक साथ चार्ज करके एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। तो अब इन ऑफेंसेस का जैसे कि एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है, तो इनमें से किसी भी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए कोई भी कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट है तो वो कोर्ट इन सभी ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई कर सकती है। जैसे कि मान लो ABCD ऑफेंस है, इन ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जा रहा है। ए ऑफेंस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है P कोर्ट, बी ऑफेंस को ट्राई करने के लिए Q कोर्ट, C ऑफेंस को ट्राई करने के लिए R कोर्ट, D ऑफेंस को ट्राई करने के लिए Z कोर्ट। तो यहाँ पे इनमें से कोई सी भी क्रिमिनल कोर्ट इन सारे ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई कर सकती है। तो मतलब यही है इस चीज का, बस होनी चाहिए इनमें से किसी भी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह करने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट। सेक्शन 185 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर बता रखी है ये ऑर्डर करने की कि जो केसेस हैं वो डिफरेंट सेशन डिवीजन में ट्राई किए जाएं। यानी कि कह रहे हैं कि अब तक इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको दरकिनार करते हुए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि कोई भी केसेस या कोई भी क्लास ऑफ केसेस जो कमिट किए गए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल के लिए, वो ट्राई किए जा सकते हैं किसी सेशन डिवीजन में। तो सेक्शन 185 में जो पावर दी गई ना स्टेट गवर्नमेंट को, उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो भी डायरेक्शन वो देगी
वो डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी या किसी अदर लॉ के तहत जो कि फॉर द टाइम बिंग एनफोर्समेंट में, इनमें से किसी के भी तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले से दिए गए डायरेक्शन के इनकंसिस्टेंट, रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है ना यहाँ पे, ये बहुत ही लिमिटेड है। ये सिर्फ पब्लिक जस्टिस के लिए ही यूज की जा सकती है। अब यहाँ पर सेक्शन 186 करता है डाउट फिक्स। क्या डाउट फिक्स करता है? ये डाउट फिक्स करता है कि अगर सेम ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस दो या दो से ज्यादा कोर्ट ले ली हैं, तो तब इन दोनों में से कौन सी कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी की जानी चाहिए उस ऑफेंस की, उस ऑफेंस का ट्रायल किया जाना चाहिए। तो ये डाउट फिक्स करता है। कैसे फिक्स करता है? इस डाउट को फिक्स करने की पावर देता है हाई कोर्ट को। यानी कि अगर जिन कोर्ट में ये डाउट आया है वो सारी कोर्ट अगर सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, तो उनकी जो हाई कोर्ट है ना, वो करेगी ये डाउट डिसाइड कि ये ट्राई करेगी इस ऑफेंस को या ये ट्राई करेगी इस ऑफेंस को। वहीं अगर जो कोर्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, लाइक मान लो एक है एक्स कोर्ट, एक है वाई कोर्ट, दोनों ही सेम ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिए हैं। अब डाउट आ रहा है कि इन दोनों में से किसको इस पर्टिकुलर ऑफेंस की इंक्वायरी या इस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल करना चाहिए। चीज ये भी है कि ये दोनों कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। तो तब क्या होगा? तो तब जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग पहले शुरू की गई थी, मान लो एक्स कोर्ट में शुरू की गई थी, तो एक्स कोर्ट जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, वो हाई कोर्ट इस क्वेश्चन को डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से कौन सी कोर्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर ऑफेंस ट्राई किया जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर ऑफेंस की इंक्वायरी की जानी चाहिए। और फिर उस ऑफेंस के संबंध में, मतलब जब तक डिसाइड कर रहे हैं ना, तब तक के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हो जाएंगे डिसकंटिन्यू, वो हो जाएंगी स्टे। सेक्शन 187 में पावर बता रखी है जेम फर्स्ट क्लास की, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, अपने जुरिस्डिक्शन के इतने बाहर कि वो चीज इंडिया के बाहर भी हो सकती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर समन या फिर वारंट इशू करने की पावर दे रखी है जेम फर्स्ट क्लास की सेक्शन 187 में, जो कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो इस सेक्शन में। सेक्शन 188 में देखो ये कहा गया है कि इंडिया के बाहर अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है, और ये दो में से कोई सी भी परिस्थिति अगर है, तो तब उस ऑफेंस को इस तरीके से ही डील किया जा सकेगा जैसे कि वो ऑफेंस इंडिया में ही किसी प्लेस पर कमिट किया गया है। और जहां कहीं भी इंडिया में ऐसे ऑफेंस को कमिट करने वाला व्यक्ति पाया जाता है, उस जगह की क्रिमिनल कोर्ट उस व्यक्ति की इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह कर सकती है। बट रुको रुको रुको, इंक्वायरी या फिर ट्रायल करने से पहले यहां पर जरूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेने की। बट अगर ऐसे ऑफेंस की करनी है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया था नरेला चिरंजीवी अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021 के केस में। तो है क्या चीज? है ये चीज यहाँ पे कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है इंडिया के बाहर किसी इंडियन सिटीजन के द्वारा, फर्क नहीं पड़ता है हाई सीज पर किया गया ऑफेंस या फिर कहीं और किया गया है, बट अल्टीमेटली इंडिया के बाहर कमिट किया गया है, या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या इंडिया का सिटीजन नहीं है, अगर ऑफेंस कमिट किया गया है, तो तब इस तरीके से इंडिया के बाहर कमिट किए गए ऑफेंस को इस तरह से ही डील किया जाता है जैसे कि ऑफेंस कमिट किया गया है इंडिया में। और इंडिया में जहां कहीं भी वो व्यक्ति पाया जाता है उसको धर लिया जाता है वहां की क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, और वहां की क्रिमिनल कोर्ट उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है। बट इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे ऑफेंस की करने से पहले उसको लेने पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन। बट इन्वेस्टिगेशन अगर की जानी है ऐसे मामले में, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका सेक्शन 188। इसके साथ आप लिंक कर लेना आईपीसी का सेक्शन 4। बाकी सेक्शन 189 में बताया गया है। सेक्शन 188 में जो ऑफेंस की हमने बात की, ऐसे ऑफेंसेस के मामले में एविडेंस वगैरह कैसे लिए जाएंगे, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट बना रखा है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा ये चीज। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 189। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 होता है कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर 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 बताना। जितने चाहे उतने कमेंट किया करो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन भर दिया करो। सीआरपीसी, आईपीसी ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं।
और काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनके पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट परचेस करना है तो पहले देख लो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिस्ट कि वो सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, और फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में दे दूंगी और बता दूंगी किस तरीके से आपने पेमेंट करना है और किस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, एक और चीज, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय।